सी टाइम्स के संवाद कार्यक्रम में दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा। हम आपका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तीन मुद्दे होते हैं किसी भी समाज में, देश के विकास में। उसका एक बड़ा अपना असर भी होता है। महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से अभी कुछ उपलब्धियां रही हैं आपके कार्यकाल की, जैसे कि ये ग्रेड हासिल हुआ, तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको अभी अब विश्वविद्यालय में किस तरीके से और परिवर्तन होने पे आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बात तो 68 साल के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ कि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिली और इसमें विश्वविद्यालय परिवार के सारे सदस्यों का बड़ा अच्छा योगदान मिला और मैं आया ही था। मेरे आने के 5 महीने बाद विज़िट तय थी और हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और चूँकि मैं यूजीसी में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ, इसलिए तैयारियाँ पता थी। कई चीज़ें तैयारी हो चुकी थी, कई चीज़ें पेंडिंग थी। लेकिन हमने हमारी जो एसएसआर सबमिट हुई थी, उस एसएसआर सबमिट के साथ जो अक्टूबर 2023 में हो चुकी थी, उससे मैच करते हुए विश्वविद्यालय में सारी तैयारियाँ की। सब लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया और पूरे महाकौशल को बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम ए ग्रेड के साथ मध्य प्रदेश में तीसरा विश्वविद्यालय बने हैं, जो हम बी ग्रेड के साथ बहुत पीछे थे। उसके बाद की आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2024 में जब प्रवेश की बात आई, तो हमने कई नए पाठ्यक्रम आरंभ किए। एक ख़ास बात ये है कि मुझे पता नहीं किस कारण से ये रहा कि यूजी कोर्स में हमारे ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं चलते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि 4 साल का यूजी होगा, 1 साल का पीजी होगा और कहीं कुछ कारण से 2 साल का पीजी होगा। स्नातकोत्तर कक्षाएँ होंगी। तो अगर यूजी 4 साल का होगा, पीजी 1 साल का, 2 साल का कभी-कभी होगा, तो हम केवल अगर पीजी चलाएँगे तो हम विश्वविद्यालय को कैसे चला पाएँगे? 100-120 करोड़ का बजट विश्वविद्यालय का, शासन केवल 7 करोड़ रुपए, साढ़े 7 करोड़ रुपए देता है, कैसे चल पाएगा? तो हमने पिछले साल मेरे आते ही प्लान किया कि हम यूजी पे जाएँगे। और हमने बीकॉम और बीएससी और ऐसे कई पाठ्यक्रम शुरू किए। आप मानें कई लोगों को थोड़ा बाहर के लोगों को भी डाउट था जो विश्वविद्यालय से जुड़े ज़रूर हैं, विश्वविद्यालय में नहीं है, कि आप कैसे कर पाएँगे? लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पहले साल लेट शुरू होने के बाद हम बीएससी में करीब सवा सौ तक पहुँचे एडमिशन में और बीए में बीकॉम में हम करीब 100 के एडमिशन के करीब पहुँचे और आपको एक और महाकौशल के लिए बधाई का विषय होगा कि जब राजभवन में सारे विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक हो रही थी और समीक्षा बैठक में मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब आई प्रवेश की स्थिति और जो बच्चों की बढ़ती संख्या, सबसे नंबर 1 पे था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, 46% संख्या वृद्धि के साथ नंबर 1 पे था। तो यानी प्रवेश में भी आपने एक नया रिकॉर्ड नया कायम रिकॉर्ड किया। कायम किया है और आपको बताना चाहूँगा, इस साल पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप मान के चलें इस साल मध्य प्रदेश में तो नंबर 1 रहेंगे, लेकिन हमारा टारगेट पिछले साल के एडमिशन को दुगना करना है। फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन थे और हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, हमारे सारे लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं। हम डबल एडमिशन की तरफ जा रहे हैं। वर्मा जी, एक मुद्दा और बार-बार आता है कि विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक स्टाफ है उसकी काफ़ी कमी है। तो आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? ये देखा जाए तो शिक्षा जगत के लिए मेरा भी अंदर से पीड़ा है, ठीक नहीं है कि रेगुलर स्टाफ क्यों नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, कई महाविद्यालय हैं, पीएससी उधर से भर रहा है और शायद ऐसा बताते हैं जो मुझे जानकारी आई कि 87 के बाद यहाँ नियुक्तियाँ नहीं हुई। तो क्यों नियुक्तियाँ नहीं हुई, क्या-क्या कारण रहे, बार-बार टली। लेकिन एक खास नियुक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा, पिछले जो वाइस चांसलर थे उन्होंने बैकलॉग की नियुक्तियों के लिए करीब 64 नियुक्तियों के लिए काम किया था, उनके इंटरव्यू भी हुए, लेकिन अलग-अलग कारणों से उसमें लोगों ने कोर्ट केस कर रखे हैं। तो बैकलॉग की नियुक्ति का पूरा मामला कोर्ट में है। तो हम ये उसको छोड़ के अभी रोस्टर की हमने समिति बनाई है, तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और आप मान के चलें 2 महीने के अंदर हमारा प्लान ये है कि हम जो जनरल की नियुक्तियाँ हैं, उनके लिए विज्ञापन देने वाले हैं और हम नियुक्ति पे जल्दी आने वाले हैं। और बैकलॉग का जैसे ही न्यायालय से क्लियर होगा,
अगर वो कहते हैं कि नियुक्तियाँ ठीक है और आप लिफ़ाफ़े खोल के नियुक्तियाँ दीजिए, तो हम नियुक्ति देंगे और अगर निर्देश प्राप्त होता है कि फिर से करना तो हम फिर से जाएँगे। कितने पदों की भर्ती होगी लगभग? हाँ, देखिए इसमें एक बड़ा असमंजस का विषय है। हमारे यहाँ करीब सवा सौ से ऊपर पोस्ट खाली है और हम मैं चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट का विद्यार्थी हूँ, तो हमने जो कैलकुलेशन किया अगर हम पूरे सवा सौ लोग रखते हैं, तो 3-4 साल में विश्वविद्यालय के पास जितना फंड है समाप्त हो जाएगा। तो हमको विश्वविद्यालय के आगे की भी व्यवस्थाएँ देखना है। तो मैंने जो सोचा है अभी मेरा प्लान है कि मेरे टेन्योर में कम से कम हम 50 लोग अलग-अलग विभागों में 2-2 3-3 2-2 3-3 जहाँ विभाग खाली है वहाँ पहले से भरना है। इस तरह से 50 लोगों की नियुक्ति तक अगर हम कर पाएँ, तो मुझे लगता है 87 से अगर नियुक्तियाँ नहीं हुई, तो हम सबसे इस पीरियड में सफल हो पाएँगे अगर 50 नियुक्तियाँ हम कर देते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, कम से कम विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है, वो पूरी होगी। और एक मुद्दा आता है, आपके समय में विश्वविद्यालय में छिंदवाड़ा का एक अलग बना, तो कुछ कॉलेजेस भी आपके कम हो गए, कम हो जो होना चाहिए थे, जहाँ से आपको कुछ हमारे करीब 60-70 हज़ार विद्यार्थी चले गए। जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे, जिससे वित्तीय सोर्स हमारा कम हो गया, फंडिंग कम हो गई, जो वहाँ से परीक्षा, एफ़िलिएशन सब चीज़ आती थी, तो वो जाने के कारण भी विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से कोई झटका लगा है, 3-4 साल में। अभी जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं, जो आपके अधीन आते हैं, जो एफ़िलिएशन है जिनका, उन महाविद्यालयों की स्थितियाँ भी कहीं न कहीं आपके सामने आती हैं कि वो नियमानुसार संचालित नहीं हो रही। उनको कैसे आप ठीक करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी जो हमारी समितियाँ जा रही हैं, उनको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लगातार हम नज़र भी रखे हुए हैं और साथ में एक चीज़ और हमने की है कि समय-समय पर बच्चों की या शिक्षक की अगर शिकायत आती है, तो हम कहीं न कहीं उसमें उसको संज्ञान में लेते हैं और उस चीज़ में हम जाके चेक करते हैं, कि क्या वास्तव में बच्चे जो बता रहे हैं, महाविद्यालय की शिकायतें हैं, जैसे फ़ीस की शिकायत कहीं से आई हमको, अलग-अलग शिकायतें आई हैं, तो हम कुछ शासन के माध्यम से जो शासन को करना है और कुछ जो हमको करना है, हम समितियों के माध्यम से उनसे जवाब मँगा के करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी ये चाहता है, किसी भी तरह की अनियमितता की स्थिति में विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर वहाँ शासकीय नियमों के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है, तो हम उनको उनके साथ नहीं देंगे और हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, चर्चा बहुत कुछ हो सकती है और बहुत पूरे दिन बैठ के बात हो सकती है। 1-2 मुद्दे और हैं, जैसे कि एलएलबी के लिए लॉ कॉलेज जो शुरू हुए, लॉ कॉलेजों में काफ़ी कुछ अनियमितताओं की आए दिन शिकायत सामने आती है। बीएड कॉलेजेस में भी कहीं न कहीं ये शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं या प्रॉपर उधर पे छात्रों से केवल फीस वसूली हो रही है। एएफआरसी का भी मुद्दा आता है कि फीस ज़्यादा वसूली जा रही है। इन सब शिकायतों पे एक नियंत्रण करने के लिए कोई कमेटी आपकी जो काम करती हो। हम अभी एक निर्णय पे जा रहे हैं बहुत जल्दी। कई शिकायतें जो आप बता रहे हैं ऐसी भी आई हैं, कई शिकायतें ऐसी आई हैं कि महाविद्यालय बता रहे हैं हमारा टीचर है, लेकिन वो टीचर वहाँ नहीं है और कहीं है या है ही नहीं वो टीचर और किसी कॉलेज में है, ऐसे भी कुछ शिकायतें ऐसे मौखिक रूप से प्राप्त हुई। अभी हम ऐसी इन चीज़ों पे जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस सत्र के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो हम जो उनका शिक्षक काम कर रहा है, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और अन्य जानकारी मँगा के हम वेरीफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई जानकारी गलत नहीं तो नहीं है और गलत जानकारी देने की स्थिति में शासकीय नियमों के तहत जिन-जिन महाविद्यालयों ने अगर कुछ गलत जानकारी दी है और गलत ऐसी नियुक्तियाँ दी हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आता है कौशल विकास का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना भी है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल विकास की तरफ भी ध्यान दिए जाए। तो इस दिशा में अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने किस तरह के कोर्स शुरू किए? मैं आपको बताऊँ हमारे कौशल विकास केंद्र में ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं लगातार। मैं आया जब आपने आने के बाद 2 महीने के अंदर एक परिवर्तन देखा होगा। जब मैंने विश्वविद्यालय जॉइन किया, तो हर कार्यक्रम में मैं भी जा रहा हूँ, रजिस्ट्रार भी जा रहा है, अन्य गणमान्य भी आ रहे हैं मान लीजिए, तो सबको बड़ा-बड़ा मोमेंटो, बड़े-बड़े शॉल और उसके साथ स्वागत कर रहे थे। मुझे थोड़ा-सा ऑड लग रहा था, करीब
20-25 दिन में 40-50 शॉल मेरे पास इकट्ठे हो गए। अब वो शॉल का कुछ काम तो है नहीं, तो मैंने बोला इसको कुछ बंद करना पड़ेगा हमको। मतलब कौशल विकास की बात कर रहा हूँ। तुरंत एक दिन कौशल विकास केंद्र में कार्यक्रम था। 45 दिन का बच्चियों का सिलाई-कढ़ाई का प्रोग्राम था सेडमेप के साथ। और उसके साथ जब कार्यक्रम में गया मैं गेस्ट की तरह, उन्होंने मेरा स्वागत किया अंगवस्त्र से और उन्होंने कहा कि ये बच्चियों ने अंगवस्त्र बनाया। उस दिन से वो अंगवस्त्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का एक तरह से वो पेटेंट मोनो की तरह हो गया। हमने सारे शॉल हटा दिए, सारे मूवमेंट तो बड़े-बड़े देना बंद कर दिए। आप मानेंगे 10 लाख रुपए साल की बचत हम इससे कर पाएँ और वो बच्चों को जो 45 दिन की ट्रेनिंग है, एक और अभी आपको बताना चाहूँ उस ट्रेनिंग के बाद जो कपड़े बच्चों ने सिले हैं, वो कौशल विकास केंद्र में है, बेचने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, अभी हम बीच में बच्चों ने राखी बनवाई। हमने एक प्लान किया, राखी बनाएँगे, 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे और बच्चों से नॉमिनल ₹100 शुल्क लिया और ₹100 बच्चों पे खर्च किया, समोसा, चाय वगैरह पिला के उनको। और जैसे ही राखी का काम पूरा हुआ, मैं कार्यक्रम में गया, तो मैंने कहा अब हम राखी की एग्ज़िबिशन लगाएँगे। हमने 2 दिन की 1 दिन की एग्ज़िबिशन प्लान की थी और इतना अच्छा मतलब लोगों के तरफ से वो मिला कि 2 दिन की करनी पड़ी और 2 दिन में बच्चों ने ₹56,000 का माल बेचा। उससे उत्साहित होके जब हमने उसी दिन घोषणा करी कि अब हम मिट्टी के गणेश जी बनाएँगे, तो मिट्टी के गणेश जी की कार्यशाला करी, तो उसमें करीब 45 से 50 के बीच गणेश जी तैयार हुए। उसके लिए हमने अगले साल प्लान किया, अगले साल गणेश चतुर्थी के 4 दिन पहले हम 10 दिन की कार्यशाला करेंगे और 500 गणेश जी बनाएँगे और ये गणेश जी बना के बच्चे बेचेंगे और सारा पैसा हम बच्चों को देंगे। तो ये कौशल विकास। अब अगली बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो घोषणा हम कर चुके हैं। अ, दिवाली के पहले दशहरे तक हम 10 दिन की 7 दिन की एक कार्यशाला करेंगे। सारे बच्चों को मैंने उस दिन कार्यक्रम में बताया कि दिवाली के समय दीपक, घर में सजाने की आइटम, आप क्या-क्या बना सकते हैं उसकी कार्यशाला हम कराएँगे, विश्वविद्यालय कराएगा, प्रतिभागी के रूप में होंगे। 7 दिन वो कार्यशालाओं में सीख के घर पे भी तैयारी करके वो सब करेंगे। दशहरे तक सब बन के तैयार हो जाएगा और हम 4 दिन के दशहरे के बाद बड़ी एक मतलब एग्ज़िबिशन टाइप लगाएँगे जिसमें सेल करेंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 5-1 लाख रुपए का विक्रय होना चाहिए और वो सब बच्चे को बनाया हुआ है, वो सब बच्चों को चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे कौशल विकास के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से संबंधित भी हैं और जो अन्य हैं बच्चे उनके लिए भी वो खुला मंच की तरह एक तरह से रहता है। वर्मा जी, ये एक प्रयास है आपका, अच्छा है, निश्चित है। औ आपके यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं। जिस तरह से देखें तो हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। एक पूरा भारत वहाँ पर आपको दिखता है। ये हर वर्ग के लोग सर्वधर्म सद्भाव जैसा जो एक वातावरण होता है, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे क्या? नहीं, सर्वधर्म सद्भाव में तो ये कि हम सारे धर्मों के प्रति आदर रखें, अनादर का भाव है ही नहीं। हम भी सबका आदर करते हैं, वो भी सबका आदर करते हैं। जैसे अभी मोहन भागवत जी ने कहा समरसता की बात, सामाजिक समरसता, तो निश्चित है कि विश्वविद्यालय से जब बच्चे निकलते हैं और उस समरसता की भावना के साथ निकलते हैं, तो देश में जो धार्मिक उन्माद की स्थितियाँ हैं, उससे कहीं न कहीं वो लड़ने की या उससे उसको दूर करने का प्रयास कर सकती है। और ये विश्वविद्यालय से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। हम विश्वविद्यालय में मैं भी जब लेक्चर लेता हूँ, आपको शायद सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से पता लगा होगा कि मैं क्लास भी लेता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को। महाकौशल कॉलेज भी गया और रांझी कॉलेज गया, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाते समय ये ज़रूर कहता हूँ, कभी भी किसी चीज़ के प्रति रिजिड ना होना। हम हमारे काम के प्रति समर्पित हैं, वो हमारा है। कोई अपने काम को आपको रिकॉग्नाइज़ करे या ना करे, आप उस काम में सफल हैं, लेकिन आप उसके काम के प्रति भी उतना ही आदर रखें। धर्म हो, काम हो, उसने जो रचना कर रखी है, आपको उसका काम ठीक लगे, तो ठीक है। अदरवाइज़ उसको क्रिटिसाइज़ ना करना और अपने प्रति इतना वैसा ना रखना कि किसी को लगे कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। ऐसा ना हो और सब धर्मों के प्रति समभाव है और हम अपना तो देश ही यही माना जाता है कि सब धर्मों के प्रति समभाव रखें और समरसता विषय तो बड़ा अजीब है। राम जी ने जब शबरी के बेर खाए, तो वहीं से समरसता शुरू होती है। इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुलगुरु के नाते आपको पूरा विश्वविद्यालय देखना पड़ता है, शैक्षणिक कर्मचारी संघ
और शैक्षणिकतर कर्मचारी संघ, इन सबके भी कई बार मुद्दे आते हैं, कई बार घेराव, कई बार प्रदर्शन। ये सब स्थितियों के बीच में आप अपने आप को कैसे सँभाल पाते हैं? कैसे आप नियंत्रित कर पाती? बड़ा बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे स्वभाव में यहाँ आने के बाद भारी परिवर्तन हुआ। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी। पढ़ाने वाले को सामान्यतः देखनी ही नहीं रहती है। क्लास में जाओ, बढ़िया पढ़ाओ, 40 मिनट के बाद जब बाहर निकलेंगे तो बड़ा बिल्कुल आनंद के साथ, क्योंकि बच्चे खुश भाव से, बड़ी शांति से आपको सुन रहे हैं। आपके निकलते समय बच्चों का फेस रीडिंग आपको बता रहा है कि आप कितना बढ़िया पढ़ा के निकले, आनंद आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद लगा, लेकिन इसने मुझे ना क्या कहा जाए तो और मैच्योर किया। और मेरे को मतलब ऐसा बनाया कि नहीं, किस चीज़ में आपको कैसे करना है। मुझे पैसेंस भी बहुत सिखाया इनने, सबकी बात ध्यान से सुनना, और सबका अपना-अपना एक ईगो होता है, और ईगो वहाँ बढ़ता है जब आप उस ईगो पे अटैक करते हैं। अगर आप उसकी बात को सुन लेते हैं और उसकी अगर नियम में मैंने पूरे विश्वविद्यालय में स्पष्ट कर रखा है, 18-19 महीने के कार्यकाल में, आज कल 28 तारीख थी, 19 महीने 16 महीने 18-19 महीने पूरे हो चुके हैं। सबको बता रखा है, मेरे हाथ में होगा, नियम में होगा, आज कर दूँगा। शासन से कराने की व्यवस्था होगी, शासन के हाथ में होगा, शासन को भेज दूँगा। नहीं होने की स्थिति होगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बोल पाऊँगा ये मेरे नियम में नहीं है, और इसके लिए भले ठीक है, अब आप जो कुछ करना चाहें, लेकिन नियम में नहीं है, तो कोई भी नहीं करा पाएगा। तो जब लोग ये समझते हैं कि नियम के काम को सर तुरंत कर देते हैं। सर के हाथ में नहीं है, शासन का है। तो आप मानेंगे कई चीज़ों में तो शासन को मैंने कर्मचारियों के पक्ष में इतने पत्र लिखे, कहीं शायद कोई वीसी को ऐसा लगता होगा, मैं क्यों लिखूँ? कि शासन ने कोई निर्णय लिया, इसको वापस करने के लिए मैं क्यों लिखूँ? लेकिन मैं कर्मचारियों के हितों के लिए शासन को एक निवेदन करता हूँ, ये कर्मचारी के हित का निर्णय है, आपने ऐसा लिया, लेकिन लगता है इतने साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इनके हित में कुछ निर्णय में कुछ संशोधन की संभावना बनती है, आप करिए। हमारे कर्मचारी अब इतने साल बाद कोई कहाँ जाएगा? तो हम कर्मचारी, अधिकारी, छात्र हित में हमेशा काम करते रहते हैं। और अभी आपने एक निर्णय सुना होगा, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। एलएलबी के विद्यार्थियों की बड़े दिनों से माँग थी कि 5th सेम की हमारी परीक्षा का होती है, सप्लीमेंट्री 6th सेम के बाद है, और कोई विद्यार्थी लगातार 2 साल ईयर बैक हुआ उसका। तो वो 6th सेम के बाद जब उसका 5th सेम की एटीकेटी होगी, तब तक उसके 5 साल का जो पूरा वो है टेन्योर, वो पूरा हो जाएगा। तो वो ईयर बैक भी नहीं होता, उसको फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ता। अब मेरे सामने विषय आया तो मैंने हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी, ये तो गलत है। एक बच्चा 5 साल पढ़ रहा है, शायद लाख-लाख रुपए करके 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। एक विषय की परीक्षा आप दिसंबर में लोगे, और इसलिए आप कह रहे हो कि अब इसको 5 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या ये परीक्षा हम साथ में नहीं ले सकते? तो कई लोगों ने बोला कि नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। मैंने कहा आज तक नहीं हुआ अलग बात है, क्या हम आज कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस देखिए, नियम देखिए, सब कुछ करें। तो सब लोगों ने अच्छी मेहनत करी, नियम देखा, ऑर्डिनेंस ने बताया कि आप ये ले सकते हैं, स्पेशल एटीकेटी करते। तो हमने अलग-अलग लोगों से चर्चा करके स्पेशल एटीकेटी के एग्ज़ाम का घोषणा करी, 6 सेम की परीक्षा को रुकवाया, तो इसके कारण बच्चों का नुकसान ना हो, और उन लोगों के फॉर्म भरवाए हैं, और हम जल्दी वो परीक्षा लेने जा रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति में है और कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी अपनी पूरी क्षमता के साथ विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प भी ले चुके हैं। आज की चर्चा यहीं तक। वर्मा जी, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका और पूरे समूह का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।